नेक्स्ट टॉपिक्स है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन using chemical potential of four colligative properties, and these four colligative properties are relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Related to these four colligative properties, first property is relative lowering of vapor pressure. ये जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हम उनको देखेंगे कि हम केमिकल पोटेंशियल की मदद से कैसे हम उनमें एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं जो सॉल्वेंट वेपर फेज में है और जो सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन फेज में। तो इन दोनों के बीच उनके केमिकल पोटेंशियल की मदद से हम इनमें एक रिलेशन डेवलप करेंगे। तो फर्स्ट जो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि वेपर प्रेशर क्या है। तो वेपर प्रेशर को अगर हम कहें कि सपोज करो कि ये हमारे पास कोई पॉट है, ठीक है। देखो ये कोई क्लोज पॉट है, इस क्लोज पॉट में आपने कोई वोलाटाइल लिक्विड फिल कर दिया, ये वोलाटाइल लिक्विड इस क्लोज पॉट में फिल। अब होगा क्या कि जो एम्प्टी स्पेस है इस बॉटल में ये वोलाटाइल है, तो सिंस ये लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे इस लिक्विड के वेपर्स फिल हो जाएंगे। ये हो गए इस लिक्विड के वेपर्स। अब जैसे ही ये लिक्विड ज्यादातर वेपराइज होके वेपर स्टेट में जाएगा, ये वेपर फिर आपस में कंडेंस होके फिर अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो हम ये कह सकते हैं कि ये बाउंड्री सरफेस पे कंटिन्यूअसली लिक्विड वेपर में और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा। अब जैसे ही ये वेपर इस एम्प्टी स्पेस में भरेगा तो ये वेपर इस वाल्स पे एक प्रेशर जनरेट करता है। वेपर के द्वारा वाल पे जो प्रेशर लगेगा उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। सिंस अगर दिस इज ए प्योर सॉल्वेंट देन हम कहते हैं कि इस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब अगेन एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमने ये कहा कि ये वेपर प्रेशर है तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर भी जो गैसियस स्टेट में कंपोनेंट होते हैं उनके द्वारा ही एग्जर्ट किया जाता है। लेकिन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर। इसके लिए हम कहें कि सपोज करो कि ये कोई पॉट है और इसमें केवल गैसेस हो, जैसे ये ए गैस हो, बी गैस हो और प्लस का इसमें सी गैस फिल्ड हो, ठीक है। तो ए गैस के जो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वो बी से भी टकराएंगे, बी के भी सी से, प्लस ये सारे के सारे इस वाल्स पे जो है प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, इस वाल से टकराएंगे और इसके इनके कोलिजन की वजह से इस वाल पे प्रेशर एग्जर्ट होगा। अब ए के द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट किया गया इसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वेपर प्रेशर में भी सिंस एक ही कंपोनेंट था तो एक कंपोनेंट के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा था वो उसका प्रेशर था वेपर प्रेशर। यहाँ पे तीन कंपोनेंट है इसलिए इनको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अगर केवल एक ही कंपोनेंट हो, केवल एक ही वेपर हो तो उसके द्वारा जितना प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा वो वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर दोनों इक्वल होंगे। So this is the small basic difference between partial pressure and vapor pressure. Next concept आता है relative lowering of vapor pressure. तो अब हमने देखा कि जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि अगर कोई वोलाटाइल लिक्विड है और उस वोलाटाइल लिक्विड में आपने कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, सपोज करो इसमें हमने कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो जैसे ही हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए इसकी जो वोलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी। जनरली आप देखते हो कि जो एक बाइक मैकेनिक होता है जब आपकी बाइक खोलता है और उसमें जो ग्रीस होते हैं उसको धोने के लिए वो पेट्रोल का यूज करता है, ठीक है। और आपको पता है कि पेट्रोल अगर आप ऐसे ही छोड़ दो तो पेट्रोल बहुत तेजी से वेपराइज हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसमें कुछ ग्रीस के कंपोनेंट ग्रीस वगैरह धुल देता है, बेरिंग्स वगैरह या कुछ पार्ट्स, तो वो बहुत देर तक भी रखा रहता है उस पेट्रोल को, तो वो पेट्रोल नहीं उड़ता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट ऐड कर दें तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसी को हमें रिलेट करना है कि ये कितना लोअर हो रहा है। हमें रिलेटिव लोअरिंग देखनी है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर ऑफ
सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसी को कहा गया ये जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस relative lowering was given by Raoults. Hence, we also studies this concept in this concept on the basis of Raoults law. तो इसमें भी हम एज्यूम करेंगे सपोज करो कि आपके पास n मोल्स ऑफ n1 सॉल्वेंट थे और n2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, तो रिस्पेक्टिवली हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2 कैलकुलेट कर सकते। P star vapor pressure of pure solvent है। Then the mole fraction of solute when added to the pure solvent, its vapor pressure which have P star get decreased, and this decreased vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solvent. एज्यूम कर लो कि अगर x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो टोटल जो सॉल्वेंट था उस सॉल्वेंट में कुछ मोल्स सॉल्यूट को डिसॉल्व किए गए, तो जो मोल फ्रैक्शन आया वो x1 सॉल्वेंट का है, x2 सॉल्यूट का। और P स्टार की अगर हम बात करें तो ये वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट, जिसपे हम स्टार लगाएंगे वो प्योर स्टेट का है। When x2 mole fraction of solute is added to the pure solvent, the vapor pressure P star decreases, ठीक है। तो जैसे डिक्रीज होगा तो जो रियल वेपर प्रेशर होगा वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा P प्रोपोर्शनल टू X। और प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाओगे, अभी राउल्ट्स लॉ से पढ़ा, तो आपने कहा कि हमने P स्टार लगा दिया, तो P इक्वल्स टू X1 P स्टार। क्लियर। अब हमने क्या किया कि सब्सट्रैक्ट कर दिया P स्टार बोथ साइड, इधर भी माइनस का P स्टार कर दिया, इधर भी माइनस का P स्टार कर दिया। अब इसको रीअरेंज कर दो, ठीक है, या फिर पूरे इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से, तो ये क्या हो जाएगा, P स्टार जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया P स्टार माइनस का P स्टार माइनस का P, और इधर क्या हो गया P स्टार माइनस का X1 P स्टार। क्लियर। अब हमने यहां से P स्टार कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया 1 माइनस x1 P स्टार। अब 1 माइनस x1 को आपने मोल फ्रैक्शन अच्छे से पढ़ा है, तो आप कह सकते हो इसे x2 लिख दे, क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया x2 P स्टार। अब इस P स्टार को इस साइड चेंज कर दो, साइड चेंज कर दो इसकी, तो इधर क्या है मल्टीप्लीकेशन में, इधर आ जाएगा डिवीजन में, तो ये हो गया P स्टार माइनस का P स्टार ऑब्लिक P स्टार इक्वल्स टू L2, सॉरी x2। और x2 मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, n2 बाई n1 प्लस n2। सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब इस x2 को हमने केवल अभी लिखा है, यहाँ पे हमने क्या किया कि मोल के फार्मूले को इंप्लीमेंट कर दिया, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, तो W2 अपॉन कैपिटल M2 N1 WN1 सॉरी W1 डिवाइडेड बाई कैपिटल M1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M2। क्लियर। तो जो W1 और W2 है ये मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है रिस्पेक्टिवली, 1 फॉर सॉल्वेंट 2 फॉर सॉल्यूट। M1 कैपिटल M1 और कैपिटल M2 मोलर मास है सॉल्वेंट और सॉल्यूट। क्लियर। अब अगर हम ये कहें कि हमारे पास बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या, बहुत ही कम अमाउंट में हमने सॉल्यूट को मिक्स किया है, ठीक है, वेरी लेस क्वांटिटी सॉल्यूट की आपने मिक्स की है।
अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वो बहुत ही कम होगा रिस्पेक्ट टू जो है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये बहुत ज्यादा कम है तो हम इस क्वांटिटी को N2 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, जैसे अगर हमने कहा कि अगर 1 मोल हमने सॉल्वेंट का लिया था और उसमें हमें ऐड करना था 0.001 मोल, अगर इतना ऐड करना है तो हम क्या कहते हैं कि इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो N2 इज फार लेस देन N1, और जैसे ही ये फार लेस होगा यहाँ से जो हमने N2 टर्म लिखा था उसे हमने गायब कर दिया, ये वाला टर्म गायब कर दिया, तो ये हो गया N2/N1। और इसको अब हम अगेन मोल वाले फार्मूले से ब्रेक कर सकते हैं, दिस विल बी W2/M2 एंड डिवाइडेड बाई W1/M1। ठीक है, तो यहाँ से इस फार्मूले को हम रीअरेंज करके, अगर इस फार्मूले को हम रीअरेंज कर दें, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। मेन आपका ये है, वेपर प्रेशर दिया होगा स्टैंडर्ड स्टेट में, सॉल्यूशन स्टेट में, दोनों में दिया होगा। इसकी मदद से आपको W2 निकालना है तो आप नहीं निकाल लोगे, केवल रीअरेंज तो करना है, इक्वेशन मिल गया। ठीक है, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है तो आप इस ऊपर वाले इक्वेशन को, ये बेस जो बेसिक इक्वेशन है आपका, बेस वाला इक्वेशन, उसको आप यूज करके निकालोगे। अगर इक्वेशन में क्वेश्चन में मेंशन है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो आप इसको यूज करोगे। अगर नहीं मेंशन है, एक चीज और, अगर नहीं मेंशन है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि ये जी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अगर नहीं मेंशन है तब क्या करोगे, तब आप एक कंपेरिजन करोगे। जैसे जो सॉल्वेंट 1 मोल हो, और उसके रेस्पेक्ट में अगर, सॉरी, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन अगर, हाँ मोल भी कर लो पहले, चलो सॉल्वेंट 1 मोल है, मोल से ही कर लो, और सॉल्यूट कह दे, जैसा अभी मैंने बताया 0.0001 कुछ ऐसा है, 2 है, तो आप इसको क्या करोगे, खुद से एज्यूम कर लोगे कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, आप इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं करने जाओगे, ये जो वाली कैलकुलेशन है आप इसे नहीं करोगे। ठीक है, हमेशा ट्राई करना है कि ये वाली कैलकुलेशन फिट हो जाए, अगर नहीं होती तब आप इस लेंथी वाले में उलझना। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ठीक है, चलो देखो, अब हमें केमिकल पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस करना था। ये तो बेसिक था जो आप 12th तक पढ़ के आए हैं। अब यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस हो रही है। केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर आइडियल लिक्विड। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो मिक्सचर बन रहा है वो आइडियली बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट है, मतलब क्लोज वेसल में हमने इस सॉल्यूशन को लिया है, और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट है बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन एंड वेपर। तो जैसा कि मैं पहले भी फिगर बना के बता रहा था कि अगर हमारे पास ये कोई पॉट है, तो इसमें हमने अगर किसी लिक्विड में, ये लिक्विड में हमने कोई सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में कोई गैस डिजोल्व की है, ठीक है, या कोई सॉल्यूट डिजोल्व किया है, तो जो सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल होंगे ये वेपराइज होके गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। तो कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहाँ पे हैं, सॉल्यूशन में, कुछ क्या है, वेपर में। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, इक्विलिब्रियम तभी होगा जब इन दोनों के बीच इनका केमिकल पोटेंशियल बराबर हो। अगर इसका केमिकल पोटेंशियल ज्यादा होगा वेपर स्टेट का, तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, और वो लिक्विड स्टेट का ज्यादा होगा तो ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। और सिंस हम देखते हैं कि अगर कोई क्लोज बॉटल है और नॉर्मली रखी है तो हमें कोई रिएक्शन नहीं दिखती उसमें,
इसका मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट है। तो अगर इस केस में कहें कि अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट है तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन है और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन वेपर है, दोनों के बीच इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम का साइन। और अगर दोनों के बीच इक्विलिब्रियम है तो दोनों का केमिकल पोटेंशियल भी बराबर होगा। ठीक है, इन सॉल्यूशन विल बी इक्विलिब्रियम इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन वेपर। क्लियर? नेक्स्ट है, इसको हम केमिकल पोटेंशियल के टर्म में लिख दें कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इक्वल्स टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन वेपर स्टेट। क्लियर? अब हमने कहा कि एज्यूम करो कि वेपर जो हमारा आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको पता है कि आइडियल गैस के लिए केमिकल पोटेंशियल का इक्वेशन हम कैसे दे सकते हैं? यहाँ पे जो 1 लिखा गया है वो 1 सॉल्वेंट के लिए है, और अगर हम 2 कहीं लिखेंगे तो वो होगा सॉल्यूट के लिए। क्लियर? तो ये 2 का जो नोटेशन होगा वो सॉल्यूट के लिए होगा। तो चलो वेपर फेज में हम सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल देते हैं। तो जो वेपर फेज में सॉल्वेंट होगा वो प्योर स्टेट में होगा, प्लस उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी मतलब कुछ मिक्सर भी हो सकता है। तो इसका जो केमिकल पोटेंशियल होगा μ1 वेपर स्टेट इक्वल्स टू μ1 जो प्योर वेपर में हो, केवल केवल अगर कोई चीज हम मिक्स ना करें, जैसे सपोज करो इस पार्ट में अगर हमने कोई चीज मिक्स नहीं किया है, केवल केवल लिक्विड होता, ये लिक्विड होता और केवल ये वेपराइज होता ये वेपर में, तब जो इसका केमिकल पोटेंशियल होता प्लस का RT-LN-P। और ये इक्वेशन कहाँ से आती है ये आपने पढ़ा है। ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन, सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन में आपने ये पढ़ा है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, गैसियस मिक्सचर में। अब ये जो है इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर दो। ये जो μ1 स्टार की वैल्यू है ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, या फिर हम कहें कि इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि μ1 स्टार वेपर ये वाले की जगह हमने लिख दिया μ1 सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी μ1 सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा μ1 नॉट वेपर स्टेट प्लस का RT-LN-P। अब आपको पता है कि जो राउल्ट्स लॉ के द्वारा हम किसी भी गैस का वेपर प्रेशर दे सकते हैं, ये वेपर प्रेशर होता है उसका मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। अब इसको पुट कर दो, पी के जगह पे पुट कर दो, ये इक्वेशन हो जाएगा μ1 सॉल्वेंट इक्वल्स टू μ1 नॉट वेपर प्लस का RT-LN x1 P स्टार। अब इस एल को ब्रेक कर दो, पॉजिटिव फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस में टूट जाएगा। ये हो जाएगा RT-LN P स्टार प्लस का RT-LN x1। क्लियर? अब हमने कहा कि अगर हम x1 की बात करें, अगर x1 को तो हम कहें कि जो सॉल्वेंट है अपने प्योर स्टेट में, अगर ये प्योर स्टेट में होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि उसमें कोई चीज है ही नहीं, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो एबव इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगी μ1 स्टार प्योर लिक्विड के लिए μ1 नॉट वेपर प्लस का RT-LN P स्टार। ठीक है, अब ये म्यू वन नॉट वेपर प्लस का RT-LN P स्टार की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। देख, ये जो वैल्यू है इसके जगह हम लिख सकते हैं μ1 स्टार L। ये जो ऊपर की पूरी की इक्वेशन वैल्यू थी, ये हो जाएगी μ1 सॉल्वेंट इक्वल्स टू μ1 स्टार लिक्विड प्लस का RT-LN x1। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 है।
अब अगर हम ये कहें कि ये इक्वेशन वी जो हमारी है सेम दिखती है जैसा कि हम गैसियस के लिए आइडियल गैसेस की मिक्सिंग की हम बात कर रहे थे, तो सेम ही उसी तरह हूबहू दिख रही है, तो इस पे हम गिब्स ड्यूहम इक्वेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आपने पढ़ा भी है गिब्स ड्यूहम इक्वेशन, वहां पे सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू आई एन आई डी म्यू आई, इसका पूरा का जो समेशन होता था ये 0 होता था, पढ़ा है आपने। तो सिमिलरली दिस इक्वेशन इज लुक लाइक आइडियल गैसेस की मिक्सिंग की तरह। तो अगर हम ये कहें कि जब आइडियल गैसेस की मिक्सिंग है तो हम इसे गिब्स ड्यूहम लगा सकते हैं। गिब्स ड्यूहम जैसे ही इंप्लीमेंट किया, देख, तो हम कहेंगे जो केमिकल पोटेंशियल, अब दो दो चूंकि हमारे पास बाइनरी कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट है और दूसरा सोल्यूट है, तो हम दोनों के लिए लिख रहे हैं, दो कंपोनेंट के लिए लिख रहे हैं, हम लिखेंगे N1 डी म्यू वन सॉल्वेंट प्लस N2 डी म्यू टू, ठीक है, सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट एक कहाँ पे है, वेपर फेज में, और एक सोल्यूशन में, ठीक है, ये होगा 0। रीअरेंज कर दो इस इक्वेशन को, तो रीअरेंज करने के लिए हमने क्या किया, डी म्यू टू सॉल्वेंट हमें निकालना था, तो हम इसे इस साइड ले गए, तो ये हो गया माइनस का N1 डी म्यू वन, क्लियर। अब हमने क्या किया कि जो यहाँ का N2 है इसको भी ट्रांसफर कर दिया इस साइड, ये हो जाएगा माइनस का N2 बाई, सॉरी माइनस का N1 बाई N2 डी म्यू वन सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ से आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। रीअरेंज करने का मतलब ये है कि जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है उसे रख सकते हो। तो ये पिछली भी क्लास में हमने ये कैलकुलेट किया था कि x1 और x2 की जो वैल्यू होती है वो होती है N1 बाई N2 की। ये कैसे आया था, सिंस अगर हम इसकी बात करें तो मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल मोल था एन टोटल, और इसका भी मोल फ्रैक्शन अपॉन एन टोटल, ये जो एन टोटल था, एन टोटल से एन टोटल कट जा रहा था, तो हमें हमारे लिए ये आ जा रहा था कि एक्स N1 बाई N2 की वैल्यू x1 बाई x2 के बराबर हो जाती है, ठीक है। ये रिलेशन हम पढ़े भी हैं। तो सिमिलरली N1 और N1 बाई N2 की वैल्यू हमने रख दिया x1 बाई x2, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन 5 है, इस इक्वेशन 5 को हमें लेके आगे बढ़ना है। ये इक्वेशन 5 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, राइट कर दिया, म्यू वन सॉल्वेंट इक्वल्स टू म्यू वन लिक्विड प्लस का RT ln XI। अब इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हो जाएगा डी म्यू वन सॉल्वेंट, यहाँ से बचेगा, अगर हम जो है डी म्यू टू लिक्विड की बात करें, डी म्यू वन लिक्विड स्टेट की बात करें तो वो कांस्टेंट होगा इसलिए वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा RT बाई x1 dx1, क्लियर। केवल केवल डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं किया है। फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 6, तो ये 7 है और 6 पीछे लिखी थी, तो हमने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 6 इक्वेशन लिख दी। ये इक्वेशन क्या है, 6 है, ये इक्वेशन 6 है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन, ये इक्वेशन 6 में ये जो डी म्यू वन की वैल्यू है, डी म्यू वन सॉल्वेंट, इसके जगह हम ये डी म्यू वन सॉल्वेंट की जो वैल्यू आई है इसी को हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डी म्यू टू सॉल्वेंट इक्वल टू माइनस का, ये x1 बाई x2 तो एज इट इज रहेगा, इसके जगह हमने इसे पुट किया तो ये RT बाई x1 dx1 आ गया। इस x1 से इस x1 को कट कर दो, ये यहाँ से पूरी वैल्यू रीअरेंज होके हो जाएगी माइनस का RT बाई x2 dx1, क्लियर। हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो 1 होता है।
अब ये क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का लाना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों 1 होगा। अब यहाँ से अगर हम हेंस इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा dx1 प्लस dx2, सिंस ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से हम लिखें, ये हो जाएगा dx1 इक्वल टू माइनस का dx2। चलो ये बात हो गई कि dx1 इक्वल टू माइनस का dx2, ठीक है। अब पुट दी वैल्यू, अब इक्वेशन 9, ये जो 9 इक्वेशन है इनटू 8th इक्वेशन में जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, ठीक है। तो वहां पे हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो ये वैल्यू हो गई डी म्यू टू सॉल्वेंट इक्वल टू माइनस का आर टी बाई एक्स टू। यहाँ पे आपका dx1 था तो यहाँ हमने माइनस का dx2 रख दिया, ये माइनस और ये माइनस मिलके मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस हो गया, प्लस का आर टी बाई एक्स टू dx2। क्लियर। अब इस x2 को ऊपर ले जाओ तो हम इसे लिख सकते हैं x2 की पावर -2 dx2, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, ये इंटीग्रेट यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि आर टी कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर चला, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये हो गया डी म्यू टू सॉल्वेंट इक्वल टू आर टी बाहर हो गया x2 की पावर -1 dx2। और आपको पता है कि किसी भी की पावर -1 है, ठीक है, किसी की ये -1 होगा, ये पावर -1 होगा, ठीक है। ये x2 था, पावर 2 नहीं था। तो अगर इसकी पावर -1 है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ln में, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू आपकी आ गई म्यू टू सॉल्वेंट इक्वल टू आर टी ln x2 प्लस का आई। अब अगर हमें जो है इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि हम एज्यूम करेंगे कि जब एज्यूम करो कि जो x2 की वैल्यू हो वो 1 हो जाए। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, पुट द वैल्यू ऑफ x2 इक्वल टू 1। ln 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो आई की वैल्यू हो गई ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। अब सिंस मोल फ्रैक्शन जो है आपने प्योर कर दिया तो ये जो होगा ये भी प्योर फार्म में चला जाएगा, तो हम इसके ऊपर स्टार लगा देंगे। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपने 1 ले ली ना, तो हम इसके ऊपर भी स्टार लगा देंगे म्यू2 की, तो ये म्यू2 स्टार लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, जो ये आई की वैल्यू आई है इंटीग्रेशन कांस्टेंट की, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 11 में, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये वैल्यू पुट की तो ये हो जाएगा म्यू टू सॉल्वेंट इक्वल टू म्यू टू लिक्विड म्यू टू स्टार एल प्लस आर टी एल एन x2। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सिमिलरली हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि अगर हमें म्यू1 सॉल्वेंट के लिए लिखना हो तो म्यू1 स्टार लिक्विड स्टेट प्लस आर टी एल एन x1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन नहीं किया है, सिमिलरली कह दिया है कि हम इसी के बेसिस पे इसको भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने कहा कि सिंस जो मोल फ्रैक्शन है x2 एंड x1 आर लेस देन 1, ये दोनों मोल फ्रैक्शन 1 से छोटे होते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि हम ये कहें कि जो आर टी एल एन x2 था या x1 है, जो भी लेना हो, सिंस यहाँ पे 1 लिया तो 1 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू है, तो x1 क्या है हमारा, लेस देन 1 है। अगर हमने यहाँ पे लेस देन 1 वैल्यू रख दी तो जो एल एन लेस देन 1 होता है वो क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव का मतलब लेस देन 0। आप इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो ये हो जाएगा म्यू1 सॉल्वेंट माइनस का म्यू1 स्टार लिक्विड इक्वल टू लेस देन 0। क्लियर। तो यहाँ से हम ये प्रूफ कर सकते हैं। अब इसको अगेन इधर ट्रांसफर कर दो,
तो ये हो जाएगा म्यू1 सॉल्वेंट इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं होगा, लेस देन म्यू1 स्टार लिक्विड। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि अगर हम सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्वेंट में अगर कोई सॉल्यूट मिक्स कर दें तो जो उसका केमिकल पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा। म्यू1 सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन म्यू1 लिक्विड स्टेट। मतलब अगर ये प्योर स्टेट की बात करें तो इसमें अगर हम कोई भी सॉल्यूट मिक्स कर दें जो नॉन वोलाटाइल हो, अगर नॉन वोलाटाइल आपने सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो ये अपने जो प्योर लिक्विड स्टेट का केमिकल पोटेंशियल होगा उससे डिक्रीज कर जाएगा। तो यही चीज तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बता रहा था कि जो केमिकल पोटेंशियल है वो लोअर हो जाता है, वोल्टैलिटी जो है लिक्विड की लोअर हो जाती है। क्लियर? तो ये यहाँ पे थर्मोडायनेमिक रिलेशन फिनिश हुआ।